What is Peyronie's disease? देखिए, पेनिस की जो इरेक्टाइल बॉडीज़ होती हैं वो कॉर्पोरा होती हैं, और कॉर्पोरा की कवरिंग होती है ट्यूनिका। तो ट्यूनिका के ऊपर एक हार्ड गांठ बन जाती है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है जिससे वो हार्ड गांठ बन जाती है, और उस गांठ की वजह से पेनिस में टेढ़ापन आ जाता है, क्योंकि जब इरेक्शन आती है तो जहाँ पे गांठ होती है वहाँ पे स्ट्रेच नहीं करता, तो इसलिए पेनिस जब इरेक्शन आती है तो जो नॉर्मल पार्ट है वो स्ट्रेच कर जाता है, इरेक्ट हो जाता है, दूसरी पार्ट स्ट्रेच नहीं करता, वो गांठ उसको खींचती है, तो उसके बाद टेढ़ापन हो जाता है। टेढ़ेपन की वजह से आपको पेनिस में थोड़ी श्रिंकेज भी लगती है, ऐसा लगता है पेनिस छोटा हो गया, साथ में गांठ भी फील होगी आपको। काफ़ी बारी उस गांठ की वजह से आगे की तरफ ब्लड फ्लो नहीं आता, तो उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पायरनीज डिजीज़ से। आपको समझना चाहिए पायरनीज डिजीज़ एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि आप सेक्स करोगे तो अपने पार्टनर को भी पायरनीज डिजीज़ हो जाएगा, और ना ही ये कोई कैंसर है कि आपको बॉडी में और कोई प्रॉब्लम आएगी। और सर ये होता ही क्यों है? What are the causes of it? पायरनीज डिजीज़ होने के कुछ कोई पक्का कारण नहीं है कि अगर ये करोगे तो आपको पक्का पायरनीज होगा, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जो बताई हुई हैं। एक तो माइक्रो ट्रॉमा का मतलब है कि जैसे आप फोर्सफुल इंटरकोर्स करते हो तो पेनिस की ब्लड वेसल्स के अंदर छोटा छोटा ट्रॉमा हो जाता है, जिससे वो ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, जो हील करती हैं तो उसमें स्कारिंग हो जाती है। तो एक तो ये कारण बोला गया है। कई लोग जो पिनाइल इंजेक्शंस लगाते हैं, तो रिपीटेडली एक ही जगह पे बार बार इंजेक्शन लगाने से ये पायरनीज डिजीज़ बन सकती है। तीसरा, शॉकवेव थेरेपी एक ही एरिया में करने से उससे भी पायरनीज डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा कई लोगों को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, जैसे कई लोगों को कैंसर बन सकता है, वैसे ही कई लोगों को बाय बर्थ ही ऐसी टेंडेंसी होती है कि उनको पायरनीज डिजीज़ हो जाएगी। तीसरा, कई डिजीज़ में एक कॉमन है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स में जिनको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, इन सबको पायरनीज डिजीज़ कॉमन है। और एक कॉमन कॉज है चोट लगना। एक मेरे पास पेशेंट आया था, 25 ईयर ओल्ड हेल्दी पेशेंट, और उसको क्रिकेट खेलते हुए वो सपोर्टर के बिना खेल रहा था और क्रिकेट की बॉल लग गई थी, जिससे पेनिस में पहले स्वेलिंग हो गई थी, ब्लीडिंग हो गई थी। वो स्वेलिंग और ब्लीडिंग तो ठीक हो गई, लेकिन उसका उसने देखा कि एक हार्ड गांठ बन रही है, तो वो हार्ड गार्ड जो थी बाद में पायरनीज बन गई। तो उसको और कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन वो बॉल के चोट लगने से पेनिस में वो गार्ड बन गई। लेकिन एक चीज़ है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी पार्टनर के साथ सेक्स किया है जिसकी वजह से पायरनीज डिजीज़ हो गया है। तो किसी पार्टनर से पायरनीज डिजीज़ नहीं हो सकता। मैस्टरबेशन, अगर आप अग्रेसिव मैस्टरबेशन करोगे उससे भी ट्रॉमा हो सकता है, जिससे पायरनीज डिजीज़ हो सकता है। सर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कब लगे कि यार वी शुड सीक हेल्प फ्रॉम अ डॉक्टर? देखिए, पायरनीज डिजीज़ एक जब स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली पेशेंट्स को नॉलेज नहीं होती और उनको पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है, तो पहले तो इग्नोर कर देते हैं। बट क्या होता है कि पायरनीज डिजीज़ के दो फेजेस होते हैं, एक अक्यूट फेज़ और एक क्रोनिक फेज़। अक्यूट फेज़ जो होता है उसमें पेन होती है, एक स्कार बनना शुरू होता है, उस स्कार को बनने की वजह से पेनिस में थोड़ा टेढ़ापन होना शुरू होता है। ओवर टाइम, ओवर 3 to 6 months वो स्कार बढ़ते रहता है, कर्वेचर बन रहा था वो भी ज़्यादा होते रहता है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं ओवर 3 to 6 months, ये अक्यूट फेज़ होता है। इसके बाद 6 महीने के बाद, साल के बाद एक क्रोनिक फेज़ आ जाता है जो लेटेंट होता है। ये जो लेटेंट फेज़ है, क्रोनिक फेज़ है, इसके अंदर पेन जो होती है वो कम हो जाती है, जो स्कार का साइज़ है वो एक फिक्स हो जाता है, उसके बाद ना वो बढ़ता है ना कम होता है, और एक कर्वेचर जो बन गया होता है वो ना कमता है ना बढ़ता है, तो एक स्टेबल फेज़ हो जाती है। इस फेज़ में काफ़ी लोगों को तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, कई लोगों को स्कार और कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसके वजह से सेक्स में प्रॉब्लम होती है, या कई लोगों को उस गांठ की वजह से ब्लड फ्लो आगे को नहीं पहुंचता, तो ब्लड फ्लो की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। तो कर्वेचर और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये दो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स को क्रोनिक फेज़ में हो जाते हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये एक टोटली क्योरेबल डिजीज़ है, और अर्ली टाइम पे पकड़ने से ये दवाइयों से ही क्योर हो सकता है। तो आप इन सिम्टम्स को जल्दी समझिए और जल्दी मेडिकल हेल्प लीजिए। सर आपने बोला कि अर्ली मेडिकल हेल्प लीजिए, तो लेकिन एक प्रोसीजर होगा इसको डायग्नोस करने का, तो वो कैसे डायग्नोस करते हैं इसे? देखिए, पायरनीज डिजीज़ का डायग्नोसिस काफ़ी सिंपल है। एक तो हम लोग फिजिकली एग्जामिन करते हैं तो उससे गांठ फील होती है। दूसरा, पिनाइल डॉपलर टेस्ट होता है। तो पिनाइल अल्ट्रासाउंड एक तो करते हैं, तो उसमें गांठ का साइज़, लोकेशन, कितनी बड़ी गांठ है और किस एरिया में है, वो सारा कुछ पता चल जाता है। इसके अलावा कर्वेचर हमारे को पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड में, जब हम आर्टिफिशियल रिएक्शन करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है पायरनीज डिजीज़ के बावजूद, वो भी हमारे को पिनाइल डॉपलर से पता चल जाता है। तो अगर आपके ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज हो रही है, तो वो भी पिनाइल अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगी। इसके अलावा पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ जब आप मेरे पास आते हो तो अपने कर्वेचर की फ़ोटोग्राफ्स लेके आइए। उससे काफ़ी असेसमेंट होती है कि कर्वेचर कितना सिवियर है और उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए।
सर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इट इज़ क्योरेबल, तो कितने ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके लिए? हाँ, मैंने यही बोला था कि पायनीज डिजीज़ क्योरेबल है। तो काफ़ी केसेस में क्योरेबल रहती है, काफ़ी केसेस में अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो अक्यूट एक्टिव स्टेज है, उसके अंदर हम लोग कोई सर्जरी नहीं करते। हम लोग दवाइयों से इसको डिज़ीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दवाइयों से कोशिश करते हैं कि जो गांठ है वो डिज़ोल्व हो जाए। तो उसके लिए कई ओरल टैबलेट्स होती हैं, कॉल्चिसिन होती है, विटामिन ई होती है। इसके अलावा ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने के लिए हम लोग PD5 इनहिबिटर्स, वायग्रा ये सब देते हैं। इसके अलावा पेन को कंट्रोल करने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं। इसके अलावा वैक्यूम थेरेपी यूज़ करने से पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ता है और उससे ये स्कार भी कम होता है और साथ में कर्वेचर भी कम होता है। इसके अलावा पिनाइल एक्सटेंडर्स होते हैं जो इस कर्वेचर को भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा पिनाइल इंजेक्शन होता है, जियाफ्लेक्स इंजेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा, जियाफ्लेक्स इंजेक्शन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये यूएस में भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ टू मेन रीज़न। एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव इंजेक्शन है, दूसरा इसका ज़्यादा कुछ बेनिफिट भी नहीं है। इंजेक्शन जो है थोड़ा बहुत कर्वेचर जो होता है उसको सीधा करता है, बट वो भी ज़्यादा नहीं, 10 या 15 डिग्री कर्वेचर ठीक करता है, इससे ज़्यादा कर्वेचर को ठीक नहीं करता। और साथ में पेन में इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये इंजेक्शन इंडिया में भी इसीलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अगर ये बहुत हेल्पफुल इंजेक्शन होता तो इंडिया में भी अवेलेबल कर देते कंपनीज वाले। तो अक्यूट फेज़ में तो यही सब चीज़ें करते हैं। अक्यूट फेज़ में टेंडेंसी होती है कि जो आपका गांठ है और जो टेढ़ापन है, 40% पेशेंट्स में ये जो गांठ और टेढ़ापन है ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मतलब शुरू हुआ और अपने आप ही ठीक हो गया। तो मतलब 1 साल में आप देखोगे कि ना कोई कर्वेचर बचा है, ना कोई गांठ बची है, ना कोई इरेक्शन की प्रॉब्लम है। तो ये भी कई लोगों में होता है, लेकिन बाकी लोगों में या तो गांठ स्टेबल रहती है, कर्वेचर बढ़ते रहता है। तो हम 1 साल के बाद असेस करते हैं कि उसका कितना टेढ़ापन है, कितनी इरेक्शन की प्रॉब्लम है, गांठ कितनी बड़ी है, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अगर किसी को गांठ है लेकिन इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेढ़ापन भी ज़्यादा नहीं है, तो उसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये कोई कैंसर नहीं है कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम करेगा, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि आगे चल के बढ़ेगी, और एक बार स्टेबल हो गया तो गांठ का साइज़ भी और बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर किसी को गांठ की वजह से टेढ़ापन है लेकिन इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर थोड़ा बहुत टेढ़ापन है तो एक प्लाइकेशन सर्जरी होती है जिसमें हम जैसे अगर थोड़ा जैसे जिसमें अगर थोड़ा सा कर्वेचर है उसको अपोजिट साइड पे टाँके लगा के उसको सीधा कर देते हैं। इसको प्लाइकेशन सर्जरी कहते हैं। माइनर सर्जरी है, कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ माइल्ड कर्वेचर के लिए है जिसमें मे बी 20 डिग्रीज़ या 30 डिग्रीज़ कर्वेचर है। अगर इससे ज़्यादा कर्वेचर होगा 60 डिग्री, उसमें अगर हम इस यहाँ पे प्लाइकेशन करके सूचर्स करते हैं तो उससे सीधा तो हो जाएगा, टेढ़ापन तो दूर हो जाएगा, लेकिन उससे शॉर्टनिंग बहुत हो जाती है क्योंकि जो लंबी साइड है उसको आप छोटा कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, उससे आपका लेंथ लॉस हो जाता है। तो प्लाइकेशन सर्जरी सिर्फ माइल्ड कर्वेचर के लिए ठीक है। अगर सिवियर कर्वेचर है और साथ में पायरनीज डिजीज़ है तो उसमें हम प्लैक इंसिजन ग्राफ्टिंग करते हैं, जिसमें जहाँ पे हार्ड पार्ट है उसको कट करते हैं और फिर जब इरेक्शन करेंगे तो वो कट के अंदर गैप आ जाएगा, उस गैप के अंदर हम लोग ग्राफ्ट लगाते हैं। इसको प्लैक इंसिजन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो अगर आपको पायरनीज डिजीज़ है लेकिन इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्लैक इंसिजन ग्राफ्टिंग से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। लेकिन अगर कई लोगों को बहुत सिवियर प्रॉब्लम है जिसमें इरेक्शन की भी प्रॉब्लम हो रही है और साथ में पायरनीज डिजीज़ है, तो उन लोगों के लिए प्लैक इंसिजन ग्राफ्टिंग के साथ साथ इम्प्लांट सर्जरी करना भी ज़रूरी है। तो ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अर्ली स्टेजेस में दवाइयाँ और लास्ट स्टेजेस में अगर सिवियर प्रॉब्लम है तो सर्जरीज होती हैं जिससे पायरनीज डिजीज़ बिल्कुल क्योरेबल है। सो मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है, वी हैव क्रिएटेड कंटेंट ऑन पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी, हमने उसके कॉस्ट के ऊपर भी बात की है, बट अगर हम सिर्फ इस सर्जरी की बात करें यहाँ पे ग्राफ्टिंग हो रही है, हाउ मच डज दिस कॉस्ट? तो जो ग्राफ्ट लगाते हैं वो एक्सटर्नल ग्राफ्ट होता है, वो बोवाइन पेरिकार्डल ग्राफ्ट होता है। मतलब कि जो काव होती है, काव का स्किन का हार्ट के मटेरियल का वो ग्राफ्ट होता है। बहुत हाइपो एलर्जेनिक होता है, उससे कोई एलर्जी नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होता, काफ़ी हाई क्वालिटी का है। उस ग्राफ्ट की कॉस्ट 30,000 रुपये है। इसके अलावा जो सर्जरी की कॉस्ट है, हॉस्पिटल कॉस्ट है, वो सब अलग है। यूजली अगर आपका इंश्योरेंस है तो उसमें कवर हो जाता है ये, तो आपको कॉस्ट का इतना फिगर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके